नमस्कार। साहित्य तक में आपका स्वागत है। और आज मेरे मेहमान, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, वो हैं जाने माने लेखक चेतन भगत। चेतन भगत के बारे में मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। इनके काम के बारे में हम सब लोग जानते हैं। इस देश का बच्चा बच्चा इनको जानता है कि ये नॉवेल लिखते हैं। आज के देश के ऐसे एकमात्र लेखक हैं जिनके हर नॉवेल के ऊपर फिल्में बनती हैं। इस बार हम जिस विषय पर बात करेंगे वो है, इनके काम पे तो बात करेंगे, लेकिन इनका एक नया नॉवेल आया है। वो अंग्रेजी में आ चुका है, लेकिन हिंदी में अभी आया है, वन अरेंज्ड मर्डर। मैंने इस नॉवेल को कल ही खत्म किया क्योंकि मुझे चेतन से बात करनी थी, तो मैंने कहा इसको मैं पहले पढ़ लेता हूं। मैंने तो पढ़ लिया, लेकिन चेतन, मैं चाहूंगा, बहुत बहुत स्वागत सबसे पहले तो आपका हमारे दर्शकों की तरफ से। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया। मैं चाहूंगा कि आप खुद बताएं कि ये उपन्यास में दरअसल है क्या, क्या कहानी है। जी हाँ, तो ये मेरी नई नॉवल है, वन अरेंज मैरिज। मैरिज काट के मर्डर किया गया है। एक शादी हो रही है और एक खानदान है, एक दिल्ली का एक अपर सोसाइटी का एक पंजाबी खानदान है, और उसमें एक लड़की जिसकी शादी हो रही है, उसका करवा चौथ वाले दिन मर्डर हो जाता है। छत से वो गिर जाती है। अब वो मर्डर है या सुइसाइड है या एक्सीडेंट है, उसके ऊपर ये कहानी है। जी चेतन, ये लगातार दूसरी किताब है आपकी जो क्राइम फिक्शन है, जो क्राइम पे बेस्ड आपने लिखी है, जी बैक हाँ। टू बैक। जी तो हाँ। आप रोमांस लिख रहे थे, रोमांस लिखते लिखते आप क्राइम पर कैसे आए? शायद प्यार से भरोसा उठ गया। आई डोंट नो। उम्र के साथ साथ प्यार से भी भरोसा उठता है। नहीं, आई थिंक रोमांस अभी भी है। अगर आप नोट करें तो किताब में काफी रोमांस है, दोस्ती है, वो सब है। लेकिन कहीं ना कहीं मैं देख रहा था कि लोगों के पास आजकल कंटेंट की बहुत चॉइस है। कोई भी वीडियो देख सकते हैं, यूट्यूब देख सकते हैं, इंस्टाग्राम देख सकते हैं, वीडियो गेम खेल सकते हैं। तो अगर मैं लोगों को किताब की तरफ खींचना चाहता हूँ तो आज खींचना ज़्यादा मुश्किल है 10-15 साल से पहले। और उसके लिए ना सिर्फ ये है कि एक लव स्टोरी हो, बट कि एक एक पहेली की तरह हो कि किसने मर्डर किया है, किसने मारा है, पढ़ते हैं। मतलब वो किताब बंद ना कर पाए, तो वो मेरा एम रहता है। तो वो क्राइम में आप कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ सिर्फ आपको ये नहीं पता लगेगा कि लड़का को लड़की मिली या नहीं, बल्कि ये सवाल का जवाब देना है कि लड़के ने लड़की को मारा था कि नहीं। तो वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। लेकिन इस देश में अगर हम देखें, हमारे देश में क्राइम लेखक है नहीं। बहुत कम लोग हैं जो क्राइम, एक्चुअली क्राइम कोई लिखता ही नहीं है। सुरेंद्र मोहन पाठक साहब हैं आज की तारीख में जो अकेले हाँ। क्राइम लिखते हैं, जो चर्चित हैं, जिनके बारे में बात होती है, लेकिन क्राइम राइटर है ही नहीं इस देश जी हाँ, और आई थिंक लेकिन लोगों का टेस्ट क्राइम की तरफ काफ़ी आ गया है। अगर आप काफ़ी वेब सीरीज भी देखें तो कितने थ्रिलर बन रहे हैं, कितने क्राइम रिलेटेड बनते हैं। और इवन आप देखें जो सुशांत का केस था, बड़ी, वो तो खैर अनफॉर्चुनेट रियल लाइफ इंसिडेंट था, लेकिन उस तरह उसमें भी पूरा इंडिया 3-4 महीने तक कैसे इन्वॉल्व हो गया था। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं एक क्यूरियोसिटी तो है। और इवन आरुषि का आप केस देखिए जो पहले था, या तो कई केसेस ऐसे होते हैं जिसमें पूरा देश इन्वॉल्व हो जाता है। तो मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि कम है क्राइम के लेखक, जबकि अच्छी क्राइम की किताबें पढ़ने में बहुत मजा आता है। अभी भी टीवी पे जैसे सीआईडी और क्राइम पेट्रोल जैसे सीरियल सालों से चलते आ रहे हैं। हालांकि मैं ये कहूँगा मेरी लेखनी फुल क्राइम भी नहीं है, उसमें बहुत वो शादी और यारी दोस्ती ये सब भी चलता रहता है। तो लाइट क्राइम है एक तरह से मेरा। पर आई एग्री विद यू कि सिवाय एक दो लेखक के ज्यादा है नहीं। मैं क्राइम पे बाद में आऊंगा, आपकी इस किताब पे ही बात करता हूँ। आपने कहा जैसे क्राइम ज्यादा नहीं है, लव है। मैंने देखा बहुत कूल किरदार हैं आपके इसमें। इवन आपका जो इंस्पेक्टर भी है, वो इंस्पेक्टर जैसे हम देखते हैं रियल लाइफ में, उस तरीके का इंस्पेक्टर वैसा नहीं है। इवन या जो एसीपी है वो भी वैसा नहीं है। वो हंसी मजाक करने वाले किरदार है, बहुत ज्यादा खड़ूस टाइप के लोग नहीं, जैसे हम हिंदी फिल्मों नहीं। में लोगों को देखते हैं। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? ये बहुत सोची समझे क्योंकि तरीके से आपने लिखा है। जी। आई थिंक मैं चाहता हूँ, मैं लाइफ को देखता भी मजाक के तरीके से हूँ। मैं हर चीज में ह्यूमर होता है। जैसे मैंने नोट किया जब मैं क्राइम का लिए सीखने की कोशिश कर रहा था कैसे लिखना है, तो मैं काफी फॉरेन की क्राइम की किताबें पढ़ी मैंने। तो वहां तो मतलब आप देखते भी होंगे, इनके शो होते हैं कि अरे अंदर आता है हेलो एफबीआई, और सारे सीरियसली आके इन्वेस्टिगेशन चालू करते हैं। पर मैंने देखा इंडिया में ऐसा नहीं होता है। पुलिस वाला आएगा, बोलेगा ठीक है इन्वेस्टिगेशन करना, आइए जरा चाय तो पीजिए, थोड़े समोसे बनाए हैं, समोसे खा लो। तो थोड़ा वो पुलिस इंस्पेक्टर बैठेगा, फिर बोलेगा आपके घर में कितने बच्चे हैं, बेटी की शादी हुई या नहीं, बेटे की नौकरी लगी या नहीं। फिर वो पूछेगा भी, अच्छा थोड़ा इन्वेस्टिगेट करना था जी केस, मल्होत्रा साहब जरा हेल्प कर दो। तो मेरे मेरे को हमेशा लगता है कि ये चीज हमारे क्राइम में कम आती है। हम भी वैसे ही, जो जैसे सीरियल वगैरह भी बनते हैं क्राइम के, उसे टू द पॉइंट पुलिस आके करती है।
पर मेरे को लगता नहीं कि इंडियंस ऐसे लोग हैं, कोई भी जॉब में आप हो, पहले वो आके पूछेगा आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, किसकी कहाँ नौकरी लग रही है, किसकी कब शादी हो रही है, फिर वो अपनी ड्यूटी करेगा। तो आई फेल्ट कि वो ज्यादा मजेदार है पढ़ने में, बहुत सीरियस क्यों लेना लाइफ। ये हाँ, ये सीरियस नहीं लेना, लेकिन दिल्ली मुंबई में इस तरीके से इंस्पेक्टर बात करता है। छोटे शहर में आप चले जाएं, इटावा उन्नाव जैसी जगह में चले जाएं, तो वहाँ ऐसे बात नहीं करता कोई, चाय समोसे की बात नहीं करता। हाँ नहीं, मतलब ये हाई क्लास फैमिली में आया है, राइट। एक क्राइम, एक न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी जो दिल्ली की बहुत पॉश कॉलोनी है, उसमें एक बड़ी कोठी में क्राइम होगा जो वैसे ही कम होते हैं, तो पुलिस इंस्पेक्टर आएगा और वो फैमिली को ही इन्वेस्टिगेट करना है। तो ऐसे हाँ, आई एग्री, कोई एक आध खड़ूस इंस्पेक्टर भी हो सकता है, पर मेरे किरदार थोड़े लाइट होते हैं जिनकी लाइफ में और भी गोल्स हैं नौकरी के अलावा। जी। मैंने देखा आपके जो दोनों किरदार हैं, जो डिटेक्टिव हैं, वो भी बड़े कूल हैं, बहुत ही मस्त हैं वो। तो अब वो टेक की दुनिया से ही आते हैं, काफी आपकी किताबों में टेक वाली सेटिंग हमेशा से रहती है, टेक्नोलॉजी की। जी हाँ, ये जो कहानी का बैकड्रॉप है बेसिकली वही है कि मैं एक पंजाबी, और इनफैक्ट सारे इंडियन फैमिलीज में ये बहुत प्रेशर रहता है कि दुनिया के आगे हमें बड़ी अच्छी इमेज देनी है कि हमारी फैमिली एकजुट है और हमारी फैमिली में कोई प्रॉब्लम नहीं है और हम बड़े समृद्ध हैं, हम बड़े वेल टू डू हैं। जबकि ऐसा होता नहीं है अक्सर इंडिया में। जैसे अभी काफ़ी, इवन बिफोर कोरोना हमारी इकोनॉमी में बड़ा रिसेशन था, ऑटो सेक्टर जैसे काफ़ी डाउन पे था, तो कई इंडस्ट्रीज डाउन जा रही हैं और कई इंडस्ट्रीज बहुत शोर से ऊपर भी आ रही हैं, जैसे स्टार्टअप्स हैं, टेक है। इसके बीच में कुछ लोग कुछ, जैसे अगर एक बड़ी जॉइंट फैमिली है तो जाहिर सी बात है कि कुछ भाई बहन अच्छा कर रहे होंगे, कुछ बुरा कर रहे होंगे, कुछ ज़्यादा अच्छा कर जाएगा, तो इससे फैमिली में तनाव आएगा ही। तो आई थिंक ये एस्पेक्ट मैं दिखाना चाहता था कि हालांकि वो टेक है, हालांकि इंटरनेट है, इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट टेक इन इंडिया, उसका जो फैमिली पे इम्पैक्ट है। और इवन जो क्राइम को सॉल्व करना है आज की डेट में, क्राइम को सॉल्व करने का सब कुछ टेक से ही होता है। टेक के सुराग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कब मैसेज किया, क्या मैप की लोकेशन थी, ये सब तो पहले होता ही नहीं था। तो पहले जाके वो वैसे सुराग ढूंढते थे मैग्नीफाइंग ग्लास के साथ, अभी वो नहीं रहा है। अभी ये देखा जाता है कि उसने क्या पोस्ट किया था, व्हाट्सएप चैट कितने बजे आया, कहाँ से आया, सो आई थिंक दैट मेक्स इट मोर इंटरेस्टिंग ऑल्सो। आपने एक बात कही कि इसको लिखने के लिए आपने बहुत सारे क्राइम नॉवेल्स भी पढ़े, तो किन राइटर्स को पढ़ा आपने, किस तरह के अगाथा क्रिस्टी है, देख जो क्लासिक्स लिखते हैं, अगाथा क्रिस्टी, शेरलॉक होम्स, ऐसे जो जिन्होंने बहुत सारी लाइक 50 किताबें लिखी हैं, वो मैंने पढ़ी। और ये जो क्राइम है इसको लॉक्ड रूम मिस्ट्री बोला जाता है, जिसमें क्या है, ना सिर्फ आपको ये पता करना है कि किसने मारा है, आपको ये भी पता करना है कि ये क्राइम यार हो कैसे गया। लॉक्ड रूम मिस्ट्री का एक जमाना चला था पहले संजीव जी की, जैसे एक आदमी कमरे में सो रहा है और कमरे की कुंडी बंद करके, खिड़की बंद करके सोया है, सुबह उठे तो उसका मर्डर हो गया है। तो वो मर्डर हुआ कैसे, एक तो है कि किसने किया, पर जब कमरा बंद था, खिड़की बंद थी, तो मर्डर हुआ कैसे। जब ऐसा कुछ होता है तब लॉक्ड रूम मिस्ट्री बोला जाता है, और उसमें लोगों का क्यूरियोसिटी 10 टाइम्स हो जाता है, जो आरुषि केस में हुआ एक तरह से, कि कैसे हो कैसे गया। एक तो है किसने मारा, पर मारा कैसे, या फिर इवन इन सुशांत केस टू सर्टेन एक्सटेंट कि ऐसे कैसे हो गया, सो ये भी छत पे लड़की करवा चौथ मनाने गई है और गिर गई, तो ऐसे कैसे गिर गई, घर के लोग सारे घर पे थे, या तो किसी घर वाले नहीं गिराया, या खुद गिरी है, या किसी ने, जैसे पंजाबी में कहते हैं अरे करवा चौथ रखा था, कमजोरी आ गई थी, भूख लगी रही होगी, गिर गई ऐसे। तो वो भी क्यूरियोसिटी है कि हुआ कैसे, और बाद में ये कि किया किसने। और ये सब एक मजाक में डालते हुए मैंने कहा ये काम हमारे लोगों को अच्छा लगेगा, लेकिन मैं चेतन भगत हूँ, मैं शेरलॉक होम्स जैसी किताबें नहीं लिख सकता, मैं अगाथा क्रिस्टी की तरह नहीं लिख सकता, अल्फ्रेड हिचकॉक की तरह नहीं लिख सकता, इवन सुरेंद्र मोहन पाठक की तरह मैं नहीं लिख सकता, लेकिन मैं इसमें चेतन भगत का तड़का डाल सकता हूँ, और वो है शादी, रिश्ते, नाते, हंसी मजाक, और वो करते करते क्राइम मिला दूंगा, तो वो एक यूनिक चीज आ जाएगी। तो वो इसमें चेतन भगत की छाप भी है, लेकिन क्राइम भी है। मैं पढ़ के कह सकता हूँ, आपने जो बातें बोली वो 100% खरी उतरती है किताब, और इसलिए भी महसूस कर सकता हूँ क्योंकि मैं भी कुछ दिन पहले एक क्राइम लिख चुका हूँ, एक क्राइम नॉवेल लिख चुका हूँ। और अगर जिसमें एक एंकर का मर्डर हुआ, न्यूज चैनल की एंकर का मर्डर हुआ है, नैना, अगर आपकी नजर में गुजरी हो उस किताब तो। ओके, बिल्कुल बिल्कुल, नाइस, थैंक यू। इसमें एक जगह एक रेफरेंस आया इस किताब में किसान आंदोलन का। इत्तेफाक की बात है कि इस देश में इस वक्त बड़ा गजब का किसान आंदोलन चल रहा है, तो देख के मैं चौंका।
एक तो सर जब ये इंग्लिश वर्जन आया किताब का सितंबर में, हमने अनाउंस किया था अगस्त में आई थिंक, तो इसका नाम किताब का था वन अरेंज्ड मर्डर। तो उस टाइम सुशांत का मर्डर केस चल रहा था, लोगों ने सोचा, मैंने फटाफट उस पर लिख दिया। और अब ये किताब में फार्मर प्रोटेस्ट है, तो करे कि ये कैसे। एक्चुअली ये किताब 2019 की लिखी हुई है, हमें 2020 के बिगनिंग में इसे रिलीज़ करना था, पर क्योंकि लॉकडाउन हो गया हम रिलीज़ नहीं कर पाए। लेकिन हाँ, इसमें एक फार्मर्स प्रोटेस्ट का रेफरेंस है कि पूरी दिल्ली रुकी हुई है, फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमारे देश में करते ही रहते हैं ना तो एक तरह से होता ही रहता है। होता ही रहता है, ऐसा नहीं है। इस बार थोड़ा बड़ा हो गया, लेकिन फार्मर्स के प्रोटेस्ट होते रहते हैं। होते रहते हैं, और कभी कुछ नहीं पर होगा मुझे तो नहीं पता था किसी कि जात बिरादरी का हो रहा होगा। हाँ, वो पहले भी हुए हैं। और मतलब अगर मुझे दिखाना है कि ट्रैफिक बहुत है और पुलिस वाले भी बिजी हैं उसमें, तो वो फार्मर टाइप ही प्रोटेस्ट होगा। तो अब हम वापस आते हैं क्राइम के ऊपर। क्राइम राइटर, अगर मैं हिंदी की बात करूं, ये आपकी किताब हिंदी में है, हिंदी में आपकी सारी किताबें, तकरीबन सारी किताबें हिंदी में छप चुकी हैं। तो पहले तो मैं हिंदी मार्केट के बारे में अगर आपसे बात करूं, एक तरफ आप अंग्रेजी में लिखते हैं और दूसरी तरफ आपकी किताबें सब हिंदी में आ चुकी हैं। लोग ये कहते थे, एक जमाना था कि हिंदी में बहुत किताबें बिका करती थी, लेकिन धीरे धीरे वो मार्केट खत्म होता चला गया। अब आपको क्या लगता है कि जब आपकी सारी किताबें हिंदी में आने लगती हैं, तो क्या वो मार्केट दोबारा ओपन हो रहा है? लोग हिंदी की तरफ वापस जा रहे हैं इस तरीके की कहानियां पढ़ने में, जिसको हिंदी के साहित्यकारों ने कह दिया था ये तो लुगदी साहित्य है, थर्ड ग्रेड साहित्य। ये साहित्य, ये साहित्यकार जो है ना, ये अपने आप को साहित्यकार कहते हैं, लेकिन ये साहित्य नाशक हैं। आई एम सॉरी, लेकिन मैं, शायद मेरा छोटा मुंह बड़ी बात है, क्योंकि मैं हिंदी का कोई दिग्गज लेखक नहीं हूँ, लेकिन जब भी कोई मुझे ऐसी हरकतें करते दिखता है जिससे किताबों को खतरा पहुंचता है, और जिनको कोई आइडिया नहीं है कि देश में क्या हो रहा है और कैसे बातचीत की जा रही है, तो मेरे को बड़ा दुख होता है। एक्चुअली सर, अंग्रेजी की भी किताबों की सेल डाउन हो रही थी, सिर्फ ऐसे ही साहित्यकारों की वजह से। वहाँ चेतन भगत जैसे लोग आ गए तो थोड़ा बच गया थोड़ी देर के लिए। और जब हिंदी में भी आया तो मेरे को भी ऐसे डांट फटकार दिया जाता था, जब मेरे को शुरू में ऐसे ही बोलते थे कि ये तो ऐसे ही है, आपको क्या पता है हिंदी के बारे में, आप अपने अंग्रेजी में रहो। तो ये एक रिवर्स नॉबरी कह लो या ये वो, लेकिन इन्होंने बहुत डैमेज पहुंचाया ये सोच ने। जैसी पहली बात तो हिंदी कोई एक भाषा नहीं है, हिंदी कई भाषाओं की मिलके भाषा बनी है। संस्कृत है, पर्शियन है, सब कुछ है। और आज इसमें काफ़ी अंग्रेजी आ गई। अगर आप मेरी किताब का लेट से पहला पेज देखें, जहाँ आभार और पाठकों के लिए मैंने लिखा है संदेश, जो फर्स्ट एकदम पेज, किताब शुरू भी नहीं हुई है, सबसे फर्स्ट वर्ड है, सबसे फर्स्ट है हाय ऑल। हाय ऑल लिखा है। अब हाय ऑल देवनागरी में लिखा है। अब हमने ये तो नहीं लिखा सप्रेम नमस्कार, क्योंकि कोई यंग लोग आपस में ऐसे बात करते नहीं है, अनलेस कोई स्कूल का असाइनमेंट हो या कुछ ऐसे, तो हमने हाय ऑल लिख दिया, तो वो लोगों को समझ आती है बात। तो ऐसे ही पूरी किताब में आप देखेंगे खूब सारी अंग्रेजी के वर्ड लिबरली यूज किए गए हैं। अब सोशल मीडिया को सोशल मीडिया ही बोलेंगे हिंदी में, उसको टेढ़ा मेढ़ा करने की कोशिश करोगे। अब जैसे आप ट्रेन को ट्रेन ही बोलते हो और बस को बस ही बोलते हो, ये एक्चुअली अंग्रेजी के शब्द हैं। तो ये बात समझनी जरूरी है कि एक तो भाषा का हमने बहुत ज़्यादा ये एक कास्ट सिस्टम क्रिएट कर दिया एक तरह से, कि ये थर्ड ग्रेड है। ये इंडिया में शौक है लोगों को हर चीज़ का कास्ट सिस्टम बनाना, एक ब्राह्मण बनेगा, एक शूद्र बनेगा, तो इन्होंने ये कर दिया, उससे बहुत डैमेज हुआ है। और कहीं हद तक, जैसे जब मेरी पहली 3 बुक्स थी उसके राइट्स मेरे पब्लिशर ने बेचे, और मैंने देखा कि हिंदी की जो किताब छपती है उसकी क्वालिटी लोअर होती है, उसकी बिक्री इतने थोड़ा, उसको थोड़ा लोअर प्रोडक्ट मानते हैं। तो मैंने एक कंडीशन लगाई कि जो मेरी अंग्रेजी की छापेगा वही हिंदी की छापेगा, और वही उतने ही जोर शोर से प्रमोट करेगा, ये नहीं कि अंग्रेजी की ज्यादा करेंगे। तो अगर आप ये किताब देखें तो इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी, मतलब प्रिंटिंग प्रेस ही सेम है जो इंग्लिश वाली है, जो इसका कवर है वो सेम क्वालिटी का है। जो इंटरनेशनल क्वालिटी की नॉवल छपती है वही हिंदी की छपती है। जबकि एक टाइम था, मैं ट्रेन स्टेशन जाता था, अगर हिंदी की के वो उपन्यास होते थे सस्ते सस्ते कागज के, जो एकदम अखबार से भी पतले कागज, गंदे से, तो ऑब्वियसली उससे क्या एक्सपीरियंस आएगा। हमारी फिल्मों को भी बदलना पड़ा था 80s में, हमारे थिएटर्स को बदलना पड़ा था, हमारे हिंदी म्यूजिक को बदलना पड़ा है, हमारी हिंदी किताबों को भी बदलना पड़ेगा। एंड ज़रूर लोग आएंगे किताबों पे, ऑफ कोर्स बहुत मुश्किल है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, हमारा कंपटीशन इतना। तो जो भी बच्चा किताब उठा रहा है उसे ये मत बोलो तुम थर्ड ग्रेड पढ़ रहे हो। आप उससे साहित्य का भला नहीं कर रहे, अपने आप को साहित्यकार मत बोलो, आप उस लड़के को वापस वीडियो गेम्स में भेज रहे हो। तो आप
साहित्य के नाशक हो। कोई भी जना, कोई चेतन, क्या जरूरी है हर कोई भी किताब ही हो? हाँ, कोई भी किताब उठाए, सबसे बड़ी बात उसे पढ़ने की तरफ आगे बढ़ाओ। साहित्य की डेफिनेशन क्या है? जो चीज लिखी गई है, एक आर्ट फॉर्म जो लिखित में है। लिटरेचर क्या है? एक्सप्रेसिंग आर्ट इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स। पेंटिंग हो गई एक्सप्रेसिंग आर्ट इन द फॉर्म ऑफ विजुअल। तो ये एक तरह से ये भी साहित्य है। आप कौन हो? आप सर्टिफिकेट बांट रहे हो कि आप बताओगे क्या साहित्य और क्या नहीं है। जो जनता पढ़ रही है वही साहित्य है ना। प्रेमचंद किसके लिए लिखते थे? पब्लिक के लिए लिखते थे या साहित्य अकादमी अवार्ड के लिए लिखते थे? शरदचंद्र किसके लिए लिखते थे? देवदास जनता के लिए लिखते थे या कोई अकेडमी के लिए लिखते थे? तो ये जो सोच है कि हम डिसाइड करेंगे, हम दिग्गज हैं, ये बहुत गलत है। पब्लिक डिसाइड करती है क्या साहित्य और क्या नहीं है। अगर आपको उनका टेस्ट अच्छा नहीं लग रहा है, आप बेटर किताबें लिखो। आपको टेस्ट अच्छा नहीं लग रहा है, पब्लिक को बोलो जैसा समाज वैसा साहित्य। पर ये भी साहित्य है। ये एक तरीका है अपने आप को एलीट बनाने का कि ये लोग तो साहित्य ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो हमारे लोगों से, हमारी सेल्स से वो कम्पीट नहीं कर सकते। तो उनको लगता है कि अभी कैसे हम दिखाएं कि हम अभी भी सुपीरियर हैं। तो ऐसे लोगों को बिल्कुल इनकरेज नहीं करना चाहिए, अनलेस आप चाहते हो कि ये इंडस्ट्री खत्म हो जाए, जो ऑलमोस्ट हो गई है। कौन सा हिंदी पब्लिशर बहुत कमा रहा है? सो आई थिंक बड़े दुख की बात है कि इतने डिफिकल्ट दौर में, बुक्स के लिए बहुत डिफिकल्ट दौर है, तो जो 2-4 नाम जो लोग पढ़ना चाह रहे हैं, जो बिक रहा है, एक लड़का या लड़की, यंग पर्सन बुक स्टोर जा रहा है, अमेजोन से बुक ऑर्डर कर रहा है, उसका आप मजाक उड़ा रहे हो, ये क्या पढ़ रहे हो? तो बोलेगा यार ये मैं पढ़ता ही नहीं, मैं पिक्चर देख लूंगा बस। बिल्कुल ठीक बात है। क्योंकि और आपने अपने जो आप शुरुआती पेज है, जो इंट्रोडक्शन है, उसमें 2 जगह आपने इस बात का जिक्र किया है। आपकी चौथी लाइन ये कहती है कि आपने यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, हमारे फोन में मौजूद तमाम दिलचस्प चीजों को छोड़कर एक किताब को पढ़ने का फैसला किया। फिर आप 4 लाइन के बाद आते हो, मैं अपने पाठकों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने डिजिटल दौर में भी मेरा साथ नहीं छोड़ा। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है ये बहुत बड़ा खतरा है कि लोग किताबों से दूर हो जाएंगे इन वजह से। हम सब ने, मैंने भी कम कर दिया पढ़ना। मैं पहले बहुत ज्यादा पढ़ता था और मैंने भी कम कर दिया है। और अपने आप को याद दिलाना पड़ता है कि भाई पढ़ते रहो। फोन में घूम जाना बड़ा आसान है। और मैं लोगों को कहूंगा मत घूमो। जस्ट बिकॉज डेटा सस्ता है इसका मतलब ये नहीं कि सारा टाइम डेटा करते रहो या इंटरनेट करते रहो। आपके घर में चीनी पड़ी है, 2-4 किलो तो पड़ी होगी सबके घर में। तो ये तो नहीं कि जाके चीनी फाँकते रहते हो सारा टाइम। तो ऐसे सारा टाइम डेटा क्यों फाँक रहे हो? आपको पता है जो भी दुनिया के अरबपति है, मिलियनेयर, बिलियनेयर हैं, वो टीवी नहीं देखते। सॉरी, आप टीवी चैनल पे हैं पर इतना नहीं देखते। वो किताबें पढ़ते हैं। वो यूट्यूब नहीं देखते रहते सारा टाइम। जो बात सच है वो है। तो किताबों को, पर हमारी नया यूथ, यंग जनरेशन तो सिर्फ मोबाइल ही देख रही है सुबह से शाम तक और कुछ कर ही नहीं रही है। नहीं वही। और उसमें भी मतलब न्यूज चैनल तो नहीं देख रहे ना। टीवी पे न्यूज देखो तो चलो फिर भी कुछ सीखो। उनको एंटरटेनमेंट चाहिए, हर वक्त मनोरंजन चाहिए, और सस्ता मनोरंजन जिसमें दिमाग पे जरा भी लोड ना पड़े। मैं सरल से सरल किताब लिखता हूँ ताकि आपके दिमाग पे लोड ना पड़े, ताकि आप आराम से एंजॉय कर सके मेरी बुक। और फिर साहित्यकार आते हैं और कहते हैं कि सरल क्यों लिख रहे हो, ये थर्ड रेट है। तो भाई साहित्यकार लोग ये चाहते क्या है? मुझे ये बता दें, चाहते क्या? आप बताओ मुझे, आपको क्या लग रहा है क्या चाहते हैं ये लोग? कब भगा देना चाहते हैं कि कोई किताब उठाए ना। हाँ, तो ये साहित्य नाशक है। तो साहित्यकार कैसे कह सकते हो? साहित्य नाशक है। आप क्रिटिक्स की परवाह करते हो? जब किताब लिखते हो, किताब रिलीज होती है, बुक रिव्यूज कैसे आएंगे, लोग कैसे देंगे, आप इनकी परवाह करते हो? पहले करता था सर, अब बिल्कुल नहीं करता। क्योंकि अब ये इररेलेवेंट हो चुके हैं। ये लोग वैसे कोई इतनी सुनता नहीं है इनकी। और मैं कोई अब ज्यादा, मैं एक आपका ही है साहित्य आज तक, जो हिंदी का लिटरेचर फेस्टिवल जिसमें मैं हर साल आया हूँ, उसमें मैं आता हूँ क्योंकि वो, हाँ, और वो पब्लिक का फेस्टिवल है। उसमें हर तरह के लोग हैं। उसमें कोई ये बैठ के एलिटिज्म नहीं होता। बिल्कुल ऐसे मेले की तरह टेंट लगे होते हैं, लोग आ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं छोटे छोटे शहरों से। तो वो अलग माहौल है। वो एक तरह से वैसे होनी चाहिए किताबें जनता के लिए। आपका टेस्ट ज्यादा अच्छा है, आप पढ़ो। पर ये जज करने वाले आप कौन होते हैं? आई फील वेरी बैड, क्योंकि मेरे अपने देश की मातृभाषा के साथ ऐसा होता है। तो इसलिए मैं अग्रेसिवली इस बारे में बोल रहा हूँ। आज तक मैं बोलता नहीं था। मेरे को लगता था लोग बोलेंगे ये कौन है बोलने वाले, पर ये गलत है। कितने सारे हिंदी के लेखक बनना चाहते हैं आगे, उनको आगे ही नहीं बढ़ने दिया जाएगा क्योंकि पहले ही भाषा बोलेंगे ये क्या भाषा है, ये क्या भाषा है। तो जाके यूट्यूब वीडियो बना लेंगे,
एक जमाने में, आज से 20-25 साल पहले जब हम बड़े हो रहे थे, तो 20-25 राइटर होते थे, जिसमें सबसे बड़े राइटर गुलशन नंदा थे, जिनकी किताबों के ऊपर 31 फिल्में बनी है, 31 फिल्म। आप सोचिए, 31 फिल्में। उस इंसान तक को हिंदी साहित्य ने साहित्यकार का दर्जा नहीं दिया। उस पीढ़ी में अकेले आज की तारीख में सुरेंद्र मोहन पाठक साहब बचे हैं, बाकी कोई नहीं, सारे लोग गुजर चुके हैं अभी। मैं पाठक साहब से पूछा, मैंने कहा ये बताइए पाठक साहब क्या हुआ, तो उन्होंने कहा इस ट्रेड को पॉकेट बुक्स के लालच ने मार दिया। पॉकेट बुक से लालच ने मार दिया और हिंदी वालों ने कभी अपनाया नहीं। बोले सबसे बड़ी ये दिक्कत थी। एक बात और बोली जिसपे मैं आपकी राय लूंगा, उन्होंने कहा घोस्ट राइटिंग ने उसको मार दिया। एक राइटर सक्सेसफुल हो गया, प्रकाशकों ने उससे 10-10 उसके नाम की किताबें, वो भी लालच में आ गया, राइटर भी लालच में आ गया, पब्लिशर भी राइटर में आ गया, लालच में आ गया, और उसके नाम से साल में 4 किताबें निकले लगी। आपकी 9 किताबें आई हैं 17 साल में। आपने कभी नहीं सोचा घोस्ट राइटिंग के बारे में, या आपको ऑफर नहीं आए? बहुत आए। घोस्ट राइटिंग ही नहीं, ऐसे कोलैबोरेटिव किया, आप कोई और लिख देगा, आप बस पढ़ के ओके कर देना, आपका भी नाम उसका भी नाम हो जाएगा, डबल नाम से बिक जाएगी। ये सब नहीं करना है सर, इसलिए नहीं। हम पैसे हम कमाने के और तरीके हैं हमारे पास, कोई बात नहीं, हम बिल्डर बन जाएंगे अगर पैसे कमाने हैं तो ये एक सही कह रहे हैं, कुछ बातें उनकी कुछ हद तक सही है, और उनकी नॉलेज ऑब्वियसली कहीं ज़्यादा है पॉकेट बुक्स और इसमें, इसीलिए मैंने कहा कि मैं तो इंसिस्ट किया कि जो भी है क्वालिटी बना के रखनी है। लेकिन मेरे ख्याल से एक बड़े दुख की बात है कि हिंदी की किताबें कूल नहीं मानी जाती। मेरे को एक लड़का मिला था, वो कहता था सर मैं घर में आपकी हिंदी की बुक पढ़ता हूँ क्योंकि मुझे वो समझ आती है, पर कॉलेज में आपकी इंग्लिश की लेके जाता हूँ ताकि लोग मुझे देखें, लड़कियां देखें कि हाँ इंग्लिश वाली पढ़। अब ये बताओ मुझे कि हिंदी की पिक्चर देखना तो कूल है, आप इंदौर में रहते हो और पीवीआर में हिंदी की पिक्चर देखने जा रहे हो तो आपको कूल मानेंगे। आप हिंदी के गाने सुन रहे हो और डांस कर रहे हो या जो भी कर रहे हो, कूल है। हिंदी का टीवी देख रहे हो, कूल है। हिंदी की पिक्चरें नेटफ्लिक्स पे देख रहे हो या अमेजॉन प्राइम पे या जी पे, कहीं पे भी कूल है। हिंदी की किताब में क्या तकलीफ है, और किसने किया ये? तो ये कलेक्टिवली वो कम्युनिटी है जिन्होंने साहित्य में इतने बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस किए और पता नहीं क्या डिस्कस करते हैं उस कॉन्फ्रेंस में। ये करना पड़ेगा, क्योंकि हिंदी, ऐसा नहीं कि हिंदी कूल नहीं है, हिंदी तो बहुत कूल है। मोदी जी तो इतनी हिंदी बोलते हैं मोदी जी तो कूल मानते हैं लोग, मानते कि नहीं? हिंदी पुस्तकें कूल नहीं मानते, फैशनेबल नहीं है। हिंदी किताबें हाथ में लेना फैशनेबल नहीं है, स्टेटस सिंबल नहीं है। क्योंकि ये जो साहित्यकार है, इन्होंने कहा कि ये फैशन वैशन, लोगों के आगे अपील करना, लोगों को रिझाना, लोगों को ये इंटरेस्टिंग कंटेंट बनाना, कहानियां ऐसी बतानी जो टीवी सीरियल बदले ना। आज जो टीवी सीरियल आते हैं वो लोगों को उसमें अपनी परछाई दिखती है कि सास बहू, लोगों को चाहे मजाक उड़ाते हैं लेकिन हर घर में सास बहू का ड्रामा होता है। तो वो उसने मैच की कहानियां, गुलशन नंदा की पिक्चरें क्यों बनी और क्यों चली, क्योंकि वो उनकी कहानियां मैच करती थी जो सोसाइटी। और यही मेरे ख्याल से तो साहित्यकार का यही काम है, बैठ के ग्रेड बांटना काम नहीं है कि ये ए ग्रेड है, ये बी ग्रेड है, ये थर्ड ग्रेड है। तुम्हारी जिंदगी में तुमने क्या उखाड़ दिया, तुम अपनी जिंदगी को कौन से ग्रेड की बोलोगे? तो ये अब इनको ना, ये जो खून किया गया है हिंदी साहित्य का, वो इन साहित्यकारों के ही सर पे है जो हिंदी किताबों को कूल नहीं बनाया गया। मैं अकेला, पहली बात तो अंग्रेजी का लेखक हूँ जो बहुत हिंदी में बोलता नजर आता हूँ, हिंदी की अपनी बुक प्रमोट करता हूँ, हिंदी के बारे में बहुत बार बार कोशिश करता हूँ। मैं तो चाहता हूँ मेरी बुक हिंदी में अंग्रेजी से 5 गुना ज्यादा बिके, एंड नॉट जस्ट बिकने के लिए, इट्स जस्ट कि वो पढ़े, लोग उठाएं, लोग बोले हाँ मैं हिंदी की बुक पढ़ रहा हूँ। कि देवनागरी से क्या हो गया लोगों को, कि देवनागरी से लोगों का, अपार्ट फ्रॉम 3-4 स्टेट्स ऑफ इंडिया, बहुत सारे मेट्रोज वगैरह में लोग नहीं पढ़ना चाहते हैं। तो ये सब इसीलिए हुआ है कि लोगों ने इतना हाई स्टैंडर्ड रख दिया कि अगर आपने इस स्टैंडर्ड में बात नहीं करी तो आप हिंदी बोलो ही मत। इंग्लिश ने ऐसा कोई रूल नहीं बनाया, बाकी कोई किसी भाषा में ऐसा रूल नहीं बनाया, तो इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया अपना पूरा का पूरा इंडस्ट्री। एक चीज और है, आपकी किताबों से भी आई और कुछ उसमें दोस्त 3 इडियट्स फिल्म का भी है। लोग कहते हैं कि सब अपने दिल की सुनो। चेतन भगत ने सिखाया अपने दिल की सुनो, क्योंकि वो खुद भी IIT IIM करके उन्होंने किताब लिखना शुरू कर दिया। तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि लेखक बन के जो है वो जिंदगी गुजारी जा सकती है। ऐसे लोगों के बारे में क्या कहेंगे आप? लोगों को क्या मैसेज देंगे? और मेरा बल्कि इससे पहला सवाल है, अगर आपने IIT IIM ना किया होता, इन्वेस्टमेंट बैंकर ना बने होते, तब भी आप लेखक बनते क्या? पता नहीं, शायद नहीं, मतलब फुल टाइम ना बनता शायद,
नौकरी देखो सर, अपना घर तो चलाना है, तो वो भी ज़रूरी है। आई वुड से 100% ऑफ द टाइम आप ये नहीं कर सकते कि जो आपको अच्छा लगता है वही करो, वो तो नहीं होता। हम लोगों का मन तो करेगा कि काम ना करें, सोते रहें, तो आधा टाइम आपको वो काम करना पड़ेगा जिससे आप आपका घर चले, आपको जो जो नेसेसरी चीज़ें हैं, और आधा टाइम आपका पैशन है। वो बहुत अच्छा बैलेंस है। आधे से ज़्यादा टाइम कोई भी जॉब इंटरेस्टिंग नहीं हो सकती, आधे से ज़्यादा टाइम कोई भी प्रोफेशन इंटरेस्टिंग नहीं हो सकता। तो इवन 3 इडियट्स में जो कह रहे कि वो प्रोफेशन करो जो जो आप जिसको आप पसंद करते हो, वो भी 50% टाइम तो काम बकवास ही होगा, वो तो है ही। वो तो आई डोंट थिंक उसको लोग करेक्ट वे में कई बार रीड करते हैं कि मुझे लोग, कई यंग जनरेशन कहते हैं अरे यार मेरा मन नहीं कर रहा है, ये तो मैंने कुछ करना ही नहीं है, जब मेरा दिल आएगा तो करूँगा। ऐसे नहीं होता है। आप इसरो के चेयरमैन देख लो, ठीक है, वो तो बड़ी एक्साइटिंग जॉब है, वो 10, 9, 8, 7 करके रॉकेट छोड़ते हैं, उससे एक्साइटिंग क्या जॉब होगी। लेकिन वो तो 2 साल में एक बार होता है ना, जब मोदी जी भी आते हैं, ये सब होता है ना। बाकी टाइम तो वो इसरो के चेयरमैन है, वो पब्लिक सेक्टर कंपनी है, वहाँ बैठे हैं, पेपर साइन कर रहे होंगे वो सारा दिन, किसी का कैजुअल लीव अप्रूव कर रहे हैं। आई एम श्योर उनको अच्छा नहीं लगता होगा, वो बोलते यार रॉकेट छोड़ो। बट ही कांट से कि यार 3 इडियट्स में था कि यार डू व्हाट यू लव, मेरे को नहीं करना है एडमिनिस्ट्रेटिव काम, ये क्या पब्लिक सेक्टर का काम मुझे पकड़ा दिया, जब रॉकेट छूटेगा मुझे बुला लेना। ऐसे नहीं हो सकता सर, ऐसे नहीं आप इसरो के चेयरमैन बन सकते। तो यू हैव टू रियलाइज कि लाइफ में जो चीज़ें आप पसंद करते हो वो करने को मिलने के लिए भी बहुत सी चीज़ें आपको वो करनी पड़ेंगी जो ना पसंद हो। आपको लेखक बनना है तो आपको कोई और तरीके से पैसे पहले बनाने पड़ेंगे। तो यू हैव टू फाइंड दैट बैलेंस। और आज भी अकेले लेखक बन के पैसे नहीं कमा सकते, आप भी बहुत सारा काम आपको करना पड़ता है। आप कॉलम भी लिखते हो, टीवी पे अपीयरेंस भी करते हो, मोटिवेशनल लेक्चर भी देते हो। नहीं मैं मेरे को अब लिखने की भी जरूरत नहीं है, मैं तो ठीक है, मेरा तो हो जाएगा, अपनी तो जैसे तैसे कट जाएगी। पर आई एंजॉय डूइंग एवरीथिंग आई डू, आई एंजॉय डूइंग। ऐसा नहीं है सिर्फ पैसे के लिए मैं कुछ नहीं कर रहा अभी। आई मीन कॉलम में अगर आपको लग रहा है, आप तो कुछ आपको लगता है कॉलम में पैसे मिलते होंगे, आप तो गालियां खुद बहुत उसमें मिलती पैसे। हाँ, नहीं कॉलम वॉलम में तो पैसे नहीं मिलते। हाँ, मैं जरूर मोटिवेशनल टॉक्स वगैरह करता हूँ, दैट इज अ सोर्स ऑफ इनकम, बट आई एंजॉय डूइंग दैट ऑल्सो। और उससे एक ये प्रेशर नहीं रहता कि लिखो बेटे तभी स्कूल की फीस जाएगी बच्चों की, वो मैं नहीं चाहता। लिखना मतलब जब इंस्पिरेशन आए, जो कुछ चीज़ आप लिखना चाहते हो कहानी, वही लिखो, ये नहीं कि भाई लिखो। और तभी 2 साल में एक किताब है सुरेंद्र मोहन पाठक जी की, तो साल में 4 किताबें आती हैं। हाँ, साल में लिख देते हैं वो। इस साल उन्होंने कोरोना टाइम में 3 किताबें लिखी, तो मुझे बता रहे थे कि उन्होंने पिछले 12 महीने में 3 किताबें लिखी। एक्चुअली वो फुल टाइम वही करते हैं, वो सुबह अपनी टेबल पे आके बैठ जाते हैं, रिटायर हो चुके हैं, बोले मैं कुछ और नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ यही काम करता हूँ। तो ठीक है, वो उस तरीके से कर सकते हैं। मेरे से भी नहीं हुआ। मैं बहुत एडमिरेबल है, बिकॉज़ लिखना इज नॉट इजी। यू हैव रिटन अ बुक, यू रियलाइज इट्स नॉट इजी। बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। सोचना, उस थॉट प्रोसेस में जाना, वहां बैठना और सारी दुनिया से कट जाना, उस वक्त आप कहीं और होते नहीं, आपका दिमाग पक और चुका होता है। उनको जितना उनको, आई एग्री विद यू, जितना उनको अब बनता है उतना उन्हें मान नहीं मिला। हाँ, फिर भी मिलने लग गया अभी, आई थिंक लास्ट फ्यू इयर्स में थोड़ा मिला है, पर हाँ, अभी थोड़ा सा मिला है, अब शुरुआत हो गई। वो थैंक्स टू यू, आपकी वजह से और कुछ और दूसरे लेखकों की वजह से अब जो है थोड़ा सा हालात बदल रहे हैं, लोग लेखकों को सीरियसली लेने लगे। पहले तो झोला नहीं, और वाला जो और पता। हाँ, अब पॉपुलर लेखक को भी सर उठा के चलने की इजाजत दे दी गई है। जी, थोड़े से मेले वगैरह लगने लगे हैं। साहित्य आज तक ने बहुत बड़ा काम किया है, उसमें बहुत बदलाव आया है। तो उसमें नए पुरानों का जब संगम होता है, सारे लोग मिलते हैं, तो उससे बहुत सारी चीजें बदलती हैं। अब क्या चेतन, इसके बाद अब बहुत दिनों से कोई फिल्म नहीं देखी हमने आपकी किसी भाई किताब वो के अभी ऊपर। मैं करना चाह रहा था, लेकिन फिर वो कोरोना आ गया, और फिर कोरोना की वजह से सब कुछ 1 डेढ़ साल डिले हो गया। कोशिश कर रहा हूँ, एक मेरी बुक है पुरानी, रेवोल्यूशन 2020, उस जी, पे फिल्म शायद OTT प्लेटफॉर्म पे ही, बट बिकॉज होल ऑफ लास्ट ईयर वी लॉस्ट बिकॉज ऑफ कोरोना। अभी भी 100% ओके तो नहीं हुआ है, बट वी आर ट्राइंग। सो लगे तो रहते हैं, अब वो कब जी, होगा वो पता नहीं, जिंदगी में बस लगे रहना है। और लगे रहना। एक लास्ट क्वेश्चन मेरा बस आपसे, क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है। कोरोना का लेसन क्या है आपके लिए इस पूरे 1 साल का? मैं हमेशा से ये चाहता हूँ लोग समझें, और मैं भी समझूं, लेकिन कोरोना ने फोर्स किया लोगों को समय के साथ बदलने के लिए। समय समय कभी किसी का नहीं रहता, वक्त बदलता रहता है, दुनिया बदलती रहती है, और आपको उसके साथ बदलना ही है। आज मैं और आप ये वर्चुअली कर रहे हैं, और हमें वर्चुअली भी करने की आदत डालनी पड़ेगी। और जी, कोरोना ने बस यही सिखाया कि ज़िंदगी में कोई भी चीज़ को परमानेंट ना मानो, बदलते दुनिया बदलती रहेगी, आपको दुनिया के साथ बदलते जाना, आई थिंक।
आपने कुछ बदला इस 1 साल में? मैंने बहुत कुछ बदला। मैं 2019 में मैं भागता रहता था जैसे साहित्य आज तक में। 2019 में मैंने 100 फ्लाइटें ली, ओ, एंड आई थिंक पिछले साल में शायद 2 या मतलब हार्डली नो। फ्लाइट क्या होती है, बोर्डिंग पास क्या होता है। तो एक तरह से मैंने काफ़ी बदला अपने आप को कि मैं बहुत ज़्यादा दोनों तरफ से मोमबत्ती चला रहा था, और कोई नई काम कम करना है तो कम करना है, ट्रैवल, अपनी सेहत का ध्यान रखना। आई थिंक ये मैंने सीखा है। ओके, बॉडी बना रहे हैं आप मतलब? बॉडी ना भी बने सर, पर बॉडी की हेल्दी रहो। हाँ थोड़ी इम्यूनिटी बनी रहे। आई थिंक Immunity। वैक्सीनेशन से ज़्यादा, मास्क से ज़्यादा, सोशल डिस्टेंसिंग से ज़्यादा आपकी इम्यूनिटी आपके काम आएगी, और वो तभी आएगी जब आप एक हेल्दी लाइफ बिताओगे। बहुत बहुत शुक्रिया चेतन, बहुत मजा आया। हम उम्मीद करेंगे ये किताब थैंक सुपर यू डुपर सर। हिट हो, इस पर भी फिल्म बने जल्दी से या ओटीटी पे सीरीज आए, और आप ऐसी ही किताबों से हम सब लोगों का मनोरंजन करते रहें और किताब को कूल बनाते रहें। हम सबको किताबों को फैशनेबल बनाने में हम सब लोगों का सहयोग अदा करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू फॉर हैविंग मी।